ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते। तो चलिए हम आपके दैनिक पंचांग में आपको ले चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके लिए आपके सुझाव के अनुरूप हम लघु पंचांग के रूप में इस प्रस्तुति को इसका लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं अलग से। दूसरा भाग जिसे ताराबलन कहा जाता है, यह इस नक्षत्र के अनुसार किसी भी जातक का नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होगा इसके संकेत इसमें दिए जाते हैं। यह बोलता नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। इसके अनुसार हम किसी भी जातक का पूरे जीवन काल के ग्रहों की समीक्षा कर सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, और उस अनुसार पूरे जीवन काल की का कार्यक्रम बना सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज शुभता और अशुभता के क्या संकेत चंद्रमा दे रहे हैं, इसे हम चंद्र बलन कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया, जो कि एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने की। वह कार्य चाहे कोई भी हो, दैनिक कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र या ग्रहों से संबंधित पहली बार किए जाने वाले कार्य अथवा ऐसा कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करें, ये सभी के लिए उपयोगी है। और इसको उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है ताकि आप इसका ज्ञान अर्जन कर इससे लाभ उठा सकें। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर ईश्वर से प्राप्त अंकों को आप सही उपयोग कर और उसे पहचान कर उसे समझ कर हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें, कैसे अंकों का सही उपयोग करें, अंकों को जाने, अंकों को समझें, अंकों को पहचाने, अंकों को परखें और अपने जीवन में शुभ करें। इसी उद्देश्य से इसकी प्रस्तुति है, सीखने के उद्देश्य से। और साथ ही साथ आज किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक शुभता और अशुभता का क्या संदेश लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ 5 भाग हमारे महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी होने वाला। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा ताकि इस प्रस्तुति पर आप भरपूर आनंद दे सकें, रोचकता के अंतर जा सके, रोचक आपके लिए रोचक होगा और आप इसको का सही उपयोग कर पाएंगे। यही हमारी अभिलाषा है और यही हमारी कामना भी है, साथ ही साथ यही उद्देश्य है। तो चलिए पंचांग के पर चलते हैं और पंचांग के बारे में पहले समझ लेते हैं। पंचांग की जीवन में महत्ता थोड़ा सा चिंतन करते हैं। पंचांग हम सबके जीवन में केवल शुभ और अशुभ हो जानने का माध्यम नहीं, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है
आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और सुरक्षियों के साथ, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति और समृद्धि का और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर पुण्य के उन्नति करें। चलिए पंचांग के जय श्री राम। श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं पंचांग के तरफ। पहले भाग में आपका स्वागत है और पहला भाग जैसा आप देखें, ग्रहों, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध। आज की तिथि 25 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलायु और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:06 पर। आज सनराइज टुडे at 6:33 am and sunset 5:06 pm। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5वें अंक इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि अपराह्न 1:42 तक पंचमी जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:18 तक निष्ठा, उसके बाद सत्विष्ठा। योग अपराह्न 3:14 तक वज्र, तत्पश्चात सिद्धि। कर्म दिन के 1:42 तक बालों और तत्पश्चात देर रात्रि 1:47 तक कॉलम और फिर तैयार। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखते हैं, भोलेनाथ को नमन करते हुए, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए यह देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और सुखता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक कैलाश पंचमी तिथि है, यानी अपराह्न 1:42 तक, तब तक भोलेनाथ का वास कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुखद है। तत्पश्चात षष्ठी तिथि जो गंगा तिथि के अंतर्गत आता है, भोलेनाथ नंदी पर सवार है, वृषारूढ़ है, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:11 तक। अमृत काल देर रात्रि 1:35 से रात्रि के ही ब्रह्म मुहूर्त के ठीक पहले 3:14 तक। और रवि जो प्रातः 8:18 से कल सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:33 से 2:17 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:03 से 5:31 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:23 से मध्य रात्रि 0:17। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल। यह आपको बताते चले कि राहु काल की अशुभता को देखते हुए दैनिक जीवन में हमने आपके उपयोग के लिए राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आप उसे संदर्भित करें अपनी साप्ताहिक योजना कार्यक्रम बनाने में, ताकि आपके कार्यक्रम में कहीं राहु का प्रभाव न हो और उसमें शुभता बनी। चलिए राहु काल अपराह्न 1:09 आज 1:09 से अपराह्न 2:28 तक। गुलिक काल प्रातः 9:11 से 10:31 तक। यमगंड प्रातः 8:33 से
7:52 प्रातः तक और वज्र मुहूर्त अपराह्न 3:45 से 5:32 संध्या तक। और पंचक आज प्रातः सूर्योदय से 29 दिसंबर के रात्रि 7:41। ये रहे आज के शुभ और अशुभ ओर। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। मंगल देव और बुध देव, शुक्रदेव, मंगल देव और शुक्रदेव अस्त चल रहे हैं। वही वक्री बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं। और अंश के अनुसार चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने के पश्चात बाल्यावस्था में है। बृहस्पति देव वक्री होने के कारण वृद्धावस्था में और शनि देव भी वक्री होने के कारण अब मार्गी हो चुके हैं। तो वक्रत्व के कारण ये भी कमजोर अवस्था। चंद्रदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं और किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। राशि के अनुसार बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह सबसे ज्यादा, शनि की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, सूर्य और मंगल की राशि में एक एक ग्रह है। मित्र राशि में 3 ग्रह है, शत्रु राशि में 2 ग्रह और सब राशि में 4 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सब नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। और वे जो अपने नक्षत्र में है वे है बुध देव, बृहस्पति देव और राहु देव। शुक्र और केतु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में और केतु शुक्र के नक्षत्र में। केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह है, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह है। सूर्य, चंद्र और शनि ये स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। स्वागत है आपका दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत हैं जय विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए। इसे हम चंद्र बलन कहते हैं, इसे हम तारा बलन कहते हैं। आपके समक्ष एक लंबी सूची है, सारणी है। तारा बलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं वह है चंद्रमा आज किस नक्षत्र से गोचर कर। और तारा बलन के नीचे जो वर्टिकल कॉलम है वह है विभिन्न नक्षत्रों में जातक के विभिन्न जिस नक्षत्र में जन्म होते हैं उन नक्षत्रों की सूची। यह नक्षत्रों के शासन ग्रह के अनुसार। और जब हम देखना चाहते हैं कि आज का दिन कैसा होगा नक्षत्र के अनुसार, तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उससे और जब जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है दोनों को मिलाकर इस तरह से हम देखते हैं। कुछ 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। आज का तारा आपका जन्म में हो, संपत्ति में हो, विपत्त में हो, छेद, प्रत्यय, साधक, न्याय, में हो। आज का तारा यदि साधक, छेद, संपत्त, छेद, साधक, प्रत्यय होता है तो शुभ तत्व दिखाता है। वही जन्म, विपत्त, प्रत्यय और न्याय में हो तो अशुभता को दिखाता है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, यानी जन्म, विपत्त, प्रत्यय और न्याय यही इनकी क्रम संख्या, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है चाहे शुभता का या अशुभता का, तो उनकी इंटेंसिटी, उनका जो शुभ की शक्ति है वो बढ़ती है और वह उसकी जो मात्रा है, परिमाण है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। इसके जैसे संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र। मित्र अतिमित्र ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा शुभता के प्रति। वही दैन्य अशुभता में ज्यादा अशुभता देते हैं, पीड़ा देते हैं। इस प्रकार हम आज का हमारा हमारा तारा क्या कहता है ये जान सकते। और शुभ स्थिति में हम दैनिक कार्य में उत्साह पूर्वक, पहले से आरंभ किए जाने वाले कार्यों में भी उत्साह से तथा साथ ही साथ नए कार्यों का उत्साह पूर्वक
आरंभ कर सकते हैं। किंतु ठीक इसके विपरीत यदि जन विपत प्रत्यय या नैतिक राज का तारा हुआ आपका या हमारा, तो हम थोड़ा सावधानी बरतते हैं दैनिक कार्यों में। जो पहले से कार्य आरंभ हो चुके हैं उसका भी निष्पादन करते हैं, किंतु सावधानी पूर्वक, और कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करते। साथ ही साथ इन अशुभ तारों को शुभ बनाने के लिए कोई जोखिम न लेते हैं, क्योंकि लेने से हो सकता है कार्य कर हो या नहीं हो, और हमारा उस विश्वास से हम आगे बढ़े और हमारे अच्छे कार्य में जिसे हम टाल सकते थे, शुभ मुहूर्त आने पर, शुभ तारा के आने तक वह अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा जोखिम न लें। इसलिए इस जोखिम से बचने के लिए हम यही सलाह देते हैं कि किताबों में लिखे जो उपाय है या कहीं भी हम भी आपको प्रस्तुति में बताएंगे, उसका जानने का केवल प्रयास करें, उसका उपाय करने का नहीं है। यानी अशुभ तारा को शुभ में बदलने का कोशिश जोखिम न लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यह तारा बल मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित। नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि ग्रह पूरे जीवन काल में कौन कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी या अशुभकारी होते हैं, और उसी अनुसार हम अपने कार्य को अपने कार्य की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करके शुभता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ अशुभ स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं पहले से ही, ताकि जो एंड समय आया अशुभता का, वह हमारे लिए कम पीड़ादायक हो। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में भी जान सकते हैं, और शुभता अशुभता के संदर्भ में, साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों से जो हम जुड़ते हैं वे हमारे शुभ शुभ होंगे या शुभ, या हम जिनसे जुड़ रहे हैं वे शुभ होंगे या शुभ, ये हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल का नौ तारा चक्र पद्धति जानते हैं, और ये हमारे लिए काफी उपयोगी है। और नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। इसलिए आइए समझें, हमारे पास दुविधा यह होगी, कुल 27 नक्षत्र हैं, 9 ही ग्रह हैं। आखिर कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे? उसके लिए 27 नक्षत्रों की जो सूची है उसको 3 भागों में बांटा गया। 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखा गया। पहला से 9 तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। यह सूची को ध्यान में देखें। पहला से 9 तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। इनके रूप में रखा गया, और फलित करने के लिए चंद्र के नक्षत्रों को ग्रह से जोड़ने के लिए पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से जो हुआ, यानी पहला, 10वां, 19वां, ये नक्षत्र के स्वामी को केतुदेव को मिल गया। यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र केतुदेव से संबंध हुए। दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामी शुक्रदेव हो गया। तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामी सूर्यदेव हो गया। दूसरा, 11वां, 20वां शुक्र को, तीसरा, 12वां, 21वां सूर्य को, चौथा, 13वां और 22वां चंद्रदेव को, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुधदेव को 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामी। और यह सूची इस प्रकार में।
अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। जन्म तिथि में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को इस सूची में चिन्हित करते हैं और उससे संबंधित ग्रह को देखते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रह जो होता है वही जन्म ग्रह होता है। उसी दशा महादशा में हमारी जन्म हुआ करती है और उसी दशा महादशा में पिछले जन्म में भी हमारी मृत्यु हुआ हुई होती है। और जन्म जो ग्रह बनते हैं वो पीड़ा देते हैं, यानी पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा चौथा छठा आठवां और नवा ये सुफलदायक, और तीसरा पहला तीसरा पांचवा सातवां ये पीड़ादायक, बाधक और अशुभदायक। इस प्रकार हम मान ग्रहों के बारे में हम जान सकते हैं पहले से ही। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो पहला ग्रह बृहस्पति बने, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा केतु, पांचवा शुक्र, छठा सूर्य, सातवां चंद्रमा, आठवां मंगल और नवा राहु। इस प्रकार सभी ग्रह बन गए। शुभ और अशुभ ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र के नीचे नहीं होंगे। अब आप भी बताएं कि जब बृहस्पति में जन्म जातक के लिए शनि देव, शुक्र देव, चंद्र देव, सॉरी, बृहस्पति में जन्म जातक के लिए शनि देव, केतु देव, सूर्य, मंगल और राहु ये शुभकारी होंगे। और ये जो शुभकारी होंगे इनके शुभ, इनकी दशा महादशा में हम शुभ फल के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पीड़ादायक ग्रह होंगे वे होंगे बृहस्पति देव खुद, बुध देव, शुक्र देव और चंद्र देव। ये पीड़ादायक हो और सबसे ज्यादा पीड़ादायक चंद्र देव होंगे। तो ऐसे ग्रह में हम सावधानी बरतेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे। साथ ही साथ जब इसी प्रकार हम अपने आप कार्यों को में शुभता और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं, कम पीड़ादायक अपने आप को बना सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह भी कैसा फल देंगे ये हम आगे से ही जान सकते हैं। साथ ही साथ इन नक्षत्रों में जन्म जाता है, उदाहरण स्वरूप शनि, केतु, सूर्य, मंगल और राहु के नक्षत्र में जन्म जाता है हमारे लिए बृहस्पति के नक्षत्र में जन्म जाते के लिए शुभकारी होंगे, अति शुभकारी भी हो सकते हैं, संपत्तकारी भी हो सकते हैं। और वही इसके विपरीत बृहस्पति खुद, बृहस्पति बुध, शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में जन्म जाता है हमारे के नक्षत्र में जन्म जाता है हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, अशुभकारी होंगे। तो यह हम जान सकते हैं कोई भी व्यक्ति जिससे हम संबद्ध हो रहे हैं, जिससे हम जुड़ रहे हैं, वो हमारे लिए कितना शुभकारी होगा, चाहे वह घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो या इस संसार का। तो हम जान सकते हैं और अब उसी के अनुरूप हम अपने उससे हम उम्मीद कर सकते हैं, उस आशा कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार नव तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है आपके लिए और सभी परिजनों के लिए, सभी जनों के लिए। और यही वजह है कि नव तारा चक्र पद्धति पर हमने YouTube में अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, और इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के भी कुंडली, जन्म कुंडली हमने नव तारा चक्र पद्धति से उनका अध्ययन करने का प्रयास किया है कि उनके जीवन में सुखता अशुभता कैसे। तो चलिए अब वापस चलते हैं तारागमन पर और देखते हैं कि आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संदेश लेकर आया है। तो 8:18 पर आज का चंद्रमा शर्मिष्ठा नक्षत्र में, उसके बाद सतभिषा। और यदि हम देखें उदाहरण स्वरूप
हम किसी भी नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। इस यहाँ से इस सूची से आज का तारा क्या कहता है यह हम जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी पूर्व फाल्गुनी या पूर्व सारे नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आज का तारा कहता है पहले भाग में 6, दूसरे भाग में प्रत्यय, यानी 8:08 के बाद प्रत्यय। वही यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में भी किसी जातक का जन्म है तो पहला भाग मित्र, दूसरा भाग पति। इस प्रकार आज का दिन खास करके शनि के नक्षत्र में जन्म जातक और बुध के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए आज ज्यादा असुरता के सकते हैं। उनसे आग्रह है सावधानी बरतें। आज का तारा यदि आपका अशुभ है, आज का तारा यदि शुभ है तो अपने कार्यों का उत्साहपूर्वक संपादन करें, निष्पादन करें उसको और अपने कार्यों को शुभता सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़े। आपका दिन शुभ। वही अशुभ तारा यदि है आज का संकेत दे रहे हैं तो वैसे स्थिति में शुभ तारों का आने का इंतजार करें और आप कोई भी जोखिम अशुभ तारों को शुभ तारों में बदलने का अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित करने का जोखिम न लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए फलीभूत न हो और कार्य में अशुभता है और आपके लिए वह रिस्क बहुत बड़ा हो। तो जोखिम न लें, वह जोखिम आपके लिए घातक हो सकता है, आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपसे आग्रह है कोई भी अशुभता को शुभता बदलने के लिए जोखिम न लें। केवल ज्ञान के लिए आपके पास पोस्ट कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि जन्म में यदि तारा ऐसा किताबों में लिखा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, पीपत में यदि है तो गुड़ का दान आज का तारा, पृथ्वी में तो नमक का दान और नैदनी में है तो उसे गुड़ को त्याग जरूरी है। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। लेकिन चूंकि यह अवधि जो तारा का होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम अक्सर यही कहा करते हैं कि आप सभी मुहूर्त अशुभ मुहूर्त को त्याग कीजिए। दैनिक कार्य में सावधानी, पुराने पहले से आरंभ किए हुए कार्यों को निष्पादन सावधानी से और इंतजार करें अच्छे तारे के आने का। तो चलिए अब हम आपको इसके साथ ही ले चलते हैं तीसरी प्रस्तुति में। तीसरा प्रस्तुति जो है उसे चंद्र बलम कहते हैं। यह जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन होगा यह संकेत होता है राशि के अनुसार। इसे चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का राशि क्या संकेत दे रहे हैं। आज चंद्रमा कुंभ राशि में, कुंभ राशि में होने के कारण मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और अशुभता के संकेत है। इस देव का ध्यान जो धर सकते हैं उन्हें इस देव का ध्यान रखने की सलाह दी। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं चौथे भाग में जो कि चौघड़िया वर्ग है। चौघड़िया एक प्रकार का मूल ज्योतिष है जो किसी भी कार्य करने के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त को दर्शाता है। यह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो सकता है, कोई मुहूर्त से हो सकता है, कोई दैनिक कार्य से भी हो सकता है या ग्रहों से संबंधित कार्य या विशेष कार्य जो पहली बार करने जा रहे हैं उससे भी हो सकता है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए हमने यूट्यूब पर चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पोस्ट किया है। आप उसे संदर्भित करें, ज्ञान अर्जित करें उससे और अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करें। संक्षेप में मैं बता दें कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं और 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसके साथ ही चौघड़िया का नाम करें। 8वां चौघड़िया जो होता है आदि का जो होता है वो उसी की पुनरावृत्ति, उसी का रिपीटिशन 8वें में होता है, यानी आदि का चौघड़िया अंत का चौघड़िया दोनों एक होता है, दिन और रात दोनों।
और क्योंकि सब टाइम दिनों से संबंध हो गया चौघड़िया का, और ये सातों चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और ये सातों दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये ग्रह विशेष कार्य, विभिन्न उद्देश्य, विशेष प्रयोजन आदि के लिए शुभकारी होते हैं। इसलिए ये चौघड़िया भी ग्रहों से संबंध बनाकर उनसे संबंधित कार्यों का इनके कार्यों में शुभता सुनिश्चित करते हैं, और ये इस प्रकार चौघड़िया अति उपयोगी बन जाता है। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह देखना चाहिए कि कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त नहीं हो। दिन का चौघड़िया अक्सर राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्य का होता है, और सूर्य के पुत्र देव शनि देव होते हैं, जिनसे इनकी मित्रता नहीं रहती। शनि देव और सूर्य देव दोनों में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। शनि का चौघड़िया का नाम भी है काल चौघड़िया, और वह काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित होता है। वही रात्रि का चौघड़िया, लेकिन आपको बता दें शनि का चौघड़िया दैनिक वृत्ति, दैनिक कार्य और धनोपार्जन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को के लिए शुभ के लिए शुभ होते हैं। वही रात्रि में, रात्रि चंद्रमा का, और चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध नाराज रहते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा नाराज नहीं रहते। माँ कभी भी पुत्र से नाराज नहीं होती। तो इस प्रकार बुध जो है ये का चौघड़िया प्रति रात हर रात्रि काल रात्रि से ग्रसित होता है। और जब भी आपका आज का चौघड़िया इसका उपयोग करने जा रहे हैं, यदि वो इस अशुभताओं से अधिव्याप्त हो तो इसे परित्याग करना चाहिए। हमने अपने अनुभव के आधार पर दिन का चौघड़िया के बारे में काल मिला, और रात्रि का काल रात्रि से जो ग्रसित होते हैं उसकी चर्चा। चलिए आज हम देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया यदि आप देखें, अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, क्योंकि अपराह्न 1:09 से 2:28 तक है। काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, जो कि 2:28 से 3:47 तक है। और शुभ चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया है, उसी का आदि अंत का चौघड़िया है, अपराह्न 3:47 से 50 तक, और वह वार बेला से ग्रसित। वही रात्रि का चौघड़िया जो 11:50 से 1:21 रात्रि तक है, वह लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार चौघड़िया जो अशुभ है उनकी सूची आपके समक्ष रखी, आप उपयोग की। और इस प्रकार चौघड़िया की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं 5वें भाग, अंकों के स्वागत का। अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 1 से 9 तक की चर्चा हम किया करते हैं। अंक ज्योतिष में 10वां अंक नहीं आता, इसलिए इसे समझना आसान है, इसे परखना आसान है, इसे इसका उपयोग करना आसान है, इसको याद रखना आसान है। शून्य कोण की गणना अंक ज्योतिष में नहीं ली जाती, और एकल अंक में ही अंक प्रयोग होते हैं। यदि 2 या 2 से ज्यादा अंक जब भी आएंगे हमारे पास, तो उनको कहते हैं प्रयोग के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करेंगे, वही अंक ज्योतिष में कारगर होते हैं। 1 से 9 तक अंक को देखें, 5वां अंक जो होता है वह मध्य का अंक होता है, यानी वह संतुलित संतुलित का कार्य करता है। 5 अंक अपने से पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित रखता है, और जो संतुलित रखता है वह सबका मित्र होता है। इस प्रकार इसके दुश्मन कोई नहीं होते।
तो पहला हमने आपके पास यह नियम रखा कि अंक ज्योतिष में शून्य की को गणना में नहीं ली जाती। फिर अंक ज्योतिष में एक अलग में ही अंक प्रयोग किया जाता है। दो से ज्यादा अंकों का दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह वर्षमान आता है तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़ लिया जाता है। अब ये अंक जो 1 से 9 होते हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। और इनके अलग अलग गुण, अलग अलग इनकी ऊर्जा, अलग अलग तत्व हुआ करते हैं। और इस प्रकार हमारे जन्म तिथि के अनुसार हमारे पास इन ग्रहों की शक्ति होती है, इन ग्रहों के गुण भी होते हैं। किंतु यदि हमारी जन्म तिथि में कोई अंक यदि अनुपलब्ध है, मिसिंग है, तो उस तत्व, उस ऊर्जा, उसके गुण की कमी हमने देखी जाती और उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए अंकों को जानना, अंकों को समझना और अंकों का सही उपयोग करना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वही यदि कोई जब ऐसा अंक जो हमारे जीवन में बार बार आता है, 2 बार से ज्यादा आता है, तो वह अंक, उस अंक से संबंधित गुण, तत्व, ऊर्जा की अधिकता हमें होती है, जो नुकसानदायक है। तो हम जल्दी से उन अंकों को समझ सकते हैं ताकि जो अंक हमारे पास है उसकी पुनरावृत्ति न हो। और इन अंकों को, इन ग्रहों को, अंकों और उनसे संबंधित ग्रहों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से जाना जाता है। एक को राजा या सरकार या नौकरी में करने वाले व्यक्तियों से, उन्हें उनके बॉस से, 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 गुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 अधीनस्थ से या इस समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, और न्यायालय से, नौकर चाकर से, 9 को सेनापति, डॉक्टर या पुलिस अथवा पुलिस। तो इन सभी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इनको नाम, जो नाम से जाने जाते हैं, अब इनके संबंध यदि हम कायम करना चाहें तो कुछ आकलन जरूर कर सकते हैं। और ऐसे हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, वरदान के रूप में देते हैं, और वह कहलाता है हमारा जन्म तिथि। जन्म तिथि में जन्म तिथि और वर्ष हुआ करते हैं, और यह 8 अंकों का अधिकतम हुआ करता है। तिथि और माह ये 1 या 2 अंकों के होते हैं, और वर्ष 4 अंकों के। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, कारण अपना गुण बताता है। वही तिथि, माह और वर्ष हमारे भाग्य को बताता है। इसलिए तिथि को मूलांक कहा जाता है। जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं, और भाग्यांक जो तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर एक अलग बनाते हैं, और वह भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में तिथि को ड्राइवर कहा जाता है, और कंडक्टर को, मैं इसको भाग्यांक को कंडक्टर में कहा जाता है। हमने एक जन्म तिथि ली है किसी महान व्यक्ति का, आज जन्म तिथि है, वो महिला है, उनका जन्म तिथि, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और आगे उनके नाम की भी चर्चा करते हैं। हम यह देखते हैं कि हम ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार इन्हें इन 25/12/1970 को एक अलग में परिवर्तित कर लिया। 7/3/18 एक अलग में। हम ज्योतिष में यदि तिथि में तिथि में या गणना में 11, 22, 33 होते हैं, अंक आते हैं, तो उसे पिछले जन्म के आत्मा से जोड़ा जाता है, और उसके बारे में कुछ कही जाती है। वही 13, 14, 16 और 19 होते हैं, तो वैसे स्थिति में यह पूर्व जन्म के
कर्म कार्मिक ऋण से संबंधित होता है, उसकी भी विशेष चर्चा हुआ करती है और उसका उपाय करना नितांत आवश्यक होता है। इस जातक का देखें 7 मूलांक होते हैं और भाग्यांक 8 होते हैं, यानी ड्राइवर 7, कंडक्टर 9। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये शुभकारी होंगे या शुभकारी। पूरी जन्म कुंडली इसी ड्राइवर और कंडक्टर के लिए होती है, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु का होना यह नुकसानदायक होता है, स्ट्रगल देता है। इसलिए आरंभ से ही इसका उपाय किया जाता है। जिस प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर दैनिक जीवन में बस अगर शत्रुता हुई तो बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होता है। दूसरी परिस्थिति बनती है जब बस में बाद में पैसेंजर चढ़ते हैं, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु होते हैं, तो उस जगह से ड्राइवर बस का में बाधाएं आती है, असुविधाएं होती है। जीवन में भी वही है कि यदि हम अपने जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अर्जित करते हैं बाद में, तो वह जिस समय से अर्जित करते हैं उस समय से हमारे लिए शुभकारी प्रतीत होता है और होता है। इसलिए अंकों को जानना चाहिए, पहचानना जरूरी है, कौन से अंक हमारे मिसिंग है, कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। आज इस जातक का देखें, यदि हम देखें तो आपके पास 2 सारणी रखी गई, एक परमानेंट है जो कि सभी अंकों की वह परमानेंट स्थान है। जैसे पहला अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली देखें तो 4 9 2 का प्लेन बनता है, जो कि जातक के बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। 3 5 7 जो प्लेन होता है वह जातक के इमोशनल लेवल को, उनका व्यक्तित्व जो होता है वह बताता है। 8 1 6 उनका प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताता है, उनके प्रैक्टिकलिटी सोच के बारे में बताता है। थॉट प्लेन जो 4 3 8 से संबंध है, वह थॉट्स कैसा जातक का सोच होगा। 9 5 1 उसकी आंख बंद कितनी होगी और एक्ट कितना कार्य करेगा वह। इस जातक का देखें तो 4 8 6 ये 3 अंक में से 2 से ज्यादा अंक कोई नहीं आए प्रतीत होते हैं, लेकिन तीसरा अंक आ सकता है, एक अंक, क्योंकि एक अंक 2 बार आया है यहाँ, ये 1970 और 12 में, और साथ साथ नामांकित का एक पड़ जाता है तो वह भी आता है, लेकिन वो देखने की बात है। अब इन अक्षरों को, इन अंकों को यदि शत्रु है आप इन्हें जोड़ देख सकते हैं। एक बात और कहनी थी कि तिथि और माह को जब जोड़कर एक अंक बनाते हैं वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि आंतरिक व्यक्तित्व और तिथि माह जोड़कर एक अलग में परिवर्तित किए तो वह बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप इस जातक का यदि तिथि और माह को जोड़ते हैं तो 7 3 10 होता है और एक बनता है, इसलिए एक इनका बाहरी व्यक्तित्व। एंजल नंबर जो होता है वातावरण को दर्शाता है। ये अंक वर्ष से निकाले जाते हैं, वर्ष के अंकों को जोड़कर पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं उसे, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर वर्ष को जोड़े तो 8 होता है और उसमें से 11 घटाते हैं तो 3 होता है। 4 जोड़ते हैं महिला के लिए तो 3 होता है। ये चूंकि थोड़ा सा लकीली ये ऐसा अंक निकल गया, तो इस जातिका का इनका जन्म तिथि लिया हमने, इनका एंजल नंबर 3 और यही 7 9 3 TCA के अंदर लिखा हुआ ड्राइवर 7, कंडक्टर 9 और एंजल नंबर 3। ड्राइवर, अब देखिए 2 परिस्थितियां बन सकती है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, और या हम कोई अंक अर्जित करके शत्रु अंक लिया है।
पहला फेस होता है। आरंभ से स्ट्रगल लाइफ नहीं हो। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक यदि आपस में शत्रु है, ड्राइवर कंडक्टर, तो हम पूरे जीवन में स्ट्रगल हमारा रहता है। इसलिए हम ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो दोनों का मित्र हो, ताकि दोनों में सामंजस्य बन सके और वह हमारे अच्छी तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके। तो वह अंक कौन सा होगा, उसका स्रोत क्या होगा? वह होता है नामांक। जो धरती पर पहला, तो पूरे अंक हुए जो ये स्थिर हुए 25/12/1970 और उनसे निकलने वाले अंक, लेकिन ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। लेकिन जो धरती के ईश्वर है वे नामांक देते हैं। नाम वही तय करते हैं हमारा नाम क्या होगा। तो जन्म के पश्चात ये अंक आते हैं और यह अंक हमें जो जन्मजात जो ड्राइवर कंडक्टर अंक है उन अंक को संतुलित करने में मदद मिलता है। हम सुनिश्चित करते हैं कि नाम का पहला अंक जो अक्षर है वह दुश्मन नहीं हो, और नाम का पूरा अंक जो होता आता है वह दुश्मन नहीं हो, दोस्त हो, क्योंकि इसकी ऊर्जा पूरे जीवन भर रहती है, जीवन के बाद भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में नामांक बहुत उपयोगी होता है। आप यही कहेंगे कि जहाँ तक हमारा नाम में तो अक्षर होता है, नामांक कहाँ से है? जी हाँ, नामांक आपका अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, और नाम के अक्षर में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके उनको जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं, और तब नामांक बनता है। ये जन्म तिथि हमने जो दी है वह अभिनेत्री नगमा का है, जिनका नामांक 5 पर आता है। नाम का पहला अक्षर भी 5 होता है, और 5 हमने आरंभ में देखा है कि 5 एक ऐसा अंक है जो बीच का अंक है, किसी का स्वर नहीं, इसलिए यह अंक काफी उपयोगी आ जाता है। अब आपको देखते हैं यह स्वतः आया है या इन्होंने दिया है, हम नहीं जानते। अब ये हम दुश्मन के अंक को पहचानते हैं, कैसे दुश्मन अंक कौन कौन। तो मूलांक इनका 7 बना, भाग्यांक 9 बना, नामांक 5 बना, और चूंकि मूलांक भाग्यांक नामांक आदि पर ही विचार करना है, तो चलिए देखते हैं कि आज इनका शत्रु क्या है। तो आप देखें, 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। इन अंकों को देखें तो 7 जो मूलांक इनका बनता है उनके शत्रु अंक होते हैं 9, और 9 यहाँ बन रहा है, इसलिए दोनों का जो नाम होता है यह नाम ही अगर 5 पर जा रहा है सही है, क्योंकि दोनों की है। तो एक अंक भी जा सकता है जो कि इनका एक बारी व्यक्तित्व दर्शाता है, वह भी दोनों का मित्र है। हमने दूसरी सूची भी रखी है जो इन जो अंक है जो दुश्मन अंक, उनके अक्षर का वो अलग सूचीबद्ध किया है। यानी नाम का पहला अक्षर यह इन अक्षरों से न हो, साथ साथ चार आदि का भी अंक ऐसा न हो तो लाभकारी हो। ये रहे हमारे 3 अंकों को यदि देखें दुश्मन अंकों को, तो कुछ अंक ऐसे मिलेंगे जो अपने के ही शत्रु होते हैं। उदाहरण स्वरूप 4, 7, 8 और 9, ये अपने अंक के ही शत्रु है। उदाहरण स्वरूप यदि जातक का जन्म 7 तारीख को हुआ है तो गुणांक 7 बनता है। यदि भाग्यांक भी 7 बन जाता है तो क्या दोनों मित्र होते हैं? नहीं, दोनों अति शत्रु होते हैं। उसी तरह 9 इनका भाग्यांक बनता है, यदि 9 गुणांक भी बन जाता तो क्या होता है? दोनों आपस में शत्रु। इसलिए कुछ अंक ऐसे हैं जो आपस में शत्रु है, क्योंकि एक के गुण जो है वो दूसरे व्यक्ति को आने नहीं देता। एक बयान में एक ही तलवार। तो चलिए अब आज अंत में हम इस प्रस्तुति में को अंतिम में पर आए। इसके पूर्व हम आपका बोनस अंक देखते हैं।
बोनस अंक में हम आज का जो है पर्सनल ईयर कैलकुलेशन कैसे करें, जो जो कहते हैं वैयक्तिक ईयर मंथ क्या होगा, इसके लिए तिथि को, जब तिथि जो ओरिजिनल है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं। जातक का 56वां साल चल रहा है। हाँ, जातक का 56वां साल चल रहा है और 56वां साल 2 दे रहा है। 2 के 4 6 8 9 70 और वह वर्तमान वर्ष को जब डालते हैं तो वह 1 होता है। एक सभी मंगला का भाग्य के मित्र है, इसलिए जो यह वर्ष होने की संभावना है यह कुछ खट्टे मीठे स्वादों के साथ सुन जाने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज का अंक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या संकेत लेकर आए हैं वो आपके पास आए। आज का अंक 1 बनता है और एक राजा किसी का भी दुश्मन नहीं होता, केवल राजा के कुछ दुश्मन होते हैं जिनसे उनको सरोकार होता है। जैसे 8 अंक, 8 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अधीनस्थ कर्मचारियों का, यानी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों का, नीचे तबके के लोगों का और न्यायालय। और आप देखें सरकार यदि नीचे तबके के लोगों का ध्यान देती है तो सरकार अच्छी चलती है। उसी तरह न्यायालय से और सरकार से हमेशा बनी रहती है, इसलिए इनकी शत्रुता रहती है और शेष सभी अंकों से इनकी शत्रुता है। इसलिए आज की तिथि में केवल सभी तिथि के जन्म जातक के लिए दिन अच्छे हैं, केवल 8 17 26 को छोड़कर इन्हें सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, साथ ही साथ वाद विवाद से दूर रहना इत्यादि। तो 8 अंक वाले के लिए आज शुभ दिन नहीं है, शेष अंकों के लिए आज अवेलेबल है, क्योंकि सभी के लिए अति उत्तम है, एक्सलेंट डे जिसको बोला जाता है राजा का दिन। इसी शब्दों के साथ हम आपको अंतिम पड़ाव पर ले आए और इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक भी रहा होगा। थोड़ी गले में खराश है, इसलिए आपको थोड़ी असुविधा हुई होगी, क्योंकि गले में समस्या है, फिर भी हम प्रयासरत हैं, क्योंकि आपका जो मनोबल है, आपने जो हमें लाइक कर, पोस्ट को लाइक कर, साथ ही साथ आप हमारे जो सुझाव देते आ रहे हैं, ये हमारी शक्ति देती है कि आपको हमारी प्रस्तुति का इंतजार रहता है और आप, इसीलिए हम आपकी का यह इंतजार ही हमारे लिए ताकत बनता है और हम हिम्मत होती है, ऊर्जा मिलती है आपको के लिए प्रस्तुति लेकर आना। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन इसके पहले आपसे आग्रह जरूर करेंगे कि ज्ञान को बांटिए, सूरज की रोशनी को घर में संजो कर नहीं रखा जाता, उसका उपयोग किया जाता है, साथ साथ साझा की जाती है ज्ञान को। इस प्रकार सूरज निर्बाध रूप से ज्ञान बांटते हैं। जीव कारक ग्रह बृहस्पति ज्ञान के कारक, ये भी ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं और इसलिए आज इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, बच्चों के साथ, ताकि उनके जीवन में शुभता आ सके। और अंत में, यदि पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आपको उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में कामना करते हैं बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु से कि आपका दिन उनके असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु।